नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज ये अपना दूसरा गूगल हैंगआउट है और दूसरा कार्यकर्ताओं का एक तरह से गेट टुगेदर है पूरी दिल्ली के अंदर। हर विधानसभा के अंदर सभी वॉलंटियर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ इकट्ठे हैं और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और अभी 15-20 मिनट आपसे बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ मनीष सिसोदिया जी भी हैं। मनीष को मैंने इसलिए बुलाया था कि जीएसटी को लेके कई सारी शंकाएं हैं, कई सारे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है और लोगों में काफ़ी रोष भी है। तो मनीष जीएसटी के बारे में आपको सारी बातें बताएंगे। उसके पहले 1 मिनट केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त पूरे देश में ये जो मॉब लिंचिंग्स चल रही हैं, कुछ लोग इकट्ठे होके एक कुछ भी बहाना बना के किसी का भी कत्ल कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। धर्म के नाम पे करते हैं, गाय के नाम पे करते हैं, इस चीज के नाम पे करते हैं, उस चीज के नाम पे करते हैं। मैं भी हिंदू हूं और हम यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, क्रिश्चियंस भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। कौन सा धर्म ऐसा है जो एक दूसरे की हत्या करना सिखाता है? मुझे तो नहीं लगता एक भी धर्म है जो एक दूसरे की हत्या करना सिखाता है। हिंदू होने के नाते मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने रामायण भी पढ़ी है। हर धर्म, हर मजहब, हर भगवान, उसे चाहे आप कृष्ण के नाम से, राम के नाम से, जीसस के नाम से, प्रॉफिट के नाम से, जिस मर्जी नाम से बुला लीजिए, हर भगवान, हर धर्म प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है। हर धर्म ये सिखाता है कि दूसरे की मदद करो। हर धर्म ये सिखाता है कि अपना अहंकार छोड़ो। हर धर्म ये सिखाता है कि सच बोलो। हर धर्म ये सिखाता है कि अपने को कुर्बान करके समाज और देश के लिए काम करो। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि कुछ बहाना बना के और दूसरे का कत्ल कर दो। ये पाप है, घोर पाप है। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं उसके पीछे राजनीति है और गंदी राजनीति है और हम सब लोगों को, हमें अपने देश को बचाना है। ये जो एक प्रवृत्ति आज पूरे देश के अंदर चल रही है, नफरत की राजनीति की, इसे हम ही लोग दूर कर सकते हैं, देश की जनता ही दूर कर सकती है, आम आदमी दूर कर सकता है। अगर हम सब लोग मिलके इसको ठान ले कि हम इसको नहीं अपनाएंगे तो नेताओं को ये मैसेज मिल जाएगा कि ये नहीं चलने वाला और इससे इनको नुकसान होने वाला। अगर नेताओं को ये मैसेज मिल जाए कि ये नफरत की राजनीति फैलाने से इनको नुकसान होगा तो ये कभी नहीं करेंगे इसको। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलके इसका विरोध करना चाहिए। दूसरा, इस हफ्ते जो जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया, मेरा ये मानना है कि जीएसटी कुछ और देशों में भी है, कई देशों में जीएसटी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन जिस तरह से ये लागू किया गया, बिना तैयारी के लागू किया गया, ये दो चीजें करने वाला है। एक तो व्यापारियों को बहुत परेशानियां पैदा करने वाला है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। अब मैं मनीष से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे और रोशनी डालें। पूरी दिल्ली के सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। सबके परिवार आज बैठे हैं। मुझे लगता है परिवार के साथ बैठ के जीएसटी की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ सभी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आपके पास पेन पेपर है तो कोशिश कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं जीएसटी के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आप भी बाकी साथियों को बता सकें, आसपास के दुकानदारों से इस पे बात कर सकें, आसपास के लोगों से बात कर सकें। पेन पेपर निकालें। तब तक मैं 1-2 शब्द अपने पटपड़गंज विधानसभा के साथियों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरा कमिटमेंट था पटपड़गंज के साथियों से कि मैं बिल्कुल आपके साथ आऊँगा, वहीं खाऊँगा, सब परिवार के साथ आऊँगा, वहीं 1-2 घंटे बिताऊँगा साथ में। लेकिन मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया, आदरणीय अरुण जी का, कि पूरी दिल्ली को जीएसटी
के बारे में भी अवगत कराना है, इसलिए अगले कार्यकर्ता सम्मेलन में हम पटपड़गंज चले जाएं। तो मैं पटपड़गंज के साथियों से माफ़ी मांगता हूं कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा उनको, मैं आने वाला था आज। अब जीएसटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा अरविंद जी ने भी कहा कि जीएसटी अच्छी चीज़ है, मतलब कॉन्सेप्ट के रूप में दुनिया भर में हम तो आज लेके आए हैं, बहुत सारे देश बहुत पहले लेके आए थे, लेकिन वो जैसा लेके आए थे या जिनको हम अच्छा मान रहे हैं जिस जीएसटी को, वो ये वाला जीएसटी नहीं, ये तो है ही नहीं। वो कॉन्सेप्ट बस नाम जीएसटी है। ऐसा समझ लीजिए कि एक नया मकान बनाया लेकिन पुरानी उसकी नींव तक नहीं हिलाई, पुरानी ईंटों से पुरानी बुनियाद पे बुनियाद भी नहीं छेड़ी और बस एक कच्चा पक्का मकान फटाफट बना के खड़ा कर दिया है। कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि जब आप जीएसटी के बारे में बात करेंगे लोगों से, कोशिश ये की जा रही है कि ऐसा लग रहा है जीएसटी के बाद तो पता नहीं क्या आ गया, क्या हो जाएगा। मैं एक टीवी इंटरव्यू में था, उससे कहा वो तो ठीक है, मैंने 2-3 चीजें बताई, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, बोले वो तो ठीक है लेकिन आजादी से तो आप खुश है ना। मैंने कहा किस चीज से आजादी है? सेल टैक्स होता था पहले, वैट ले आए हम, वैट होता था हम जीएसटी ले आए, कल को जीएसटी, आज जब हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, जिन देशों में सबसे पहले जीएसटी लगा था, हो सकता है 1 साल बाद वो कोई नया कानून ले आए। हम तो बहुत पिछड़ रहे हैं इन सब चीजों पे। तो ये मत सोचिए कि कोई आजादी मिल गई है या क्या है। मैं सिंपल में बात करूं, आपको 3 लोगों को 2-2 रुपए देने थे, 2 रुपए इसको, 2 रुपए इसको, 2 रुपए इसको, अब इकट्ठे 6 रुपए देंगे मोटे तौर पे। अब ये कहा जा रहा है नहीं जी आप इकट्ठे दोगे तो सस्ता पड़ेगा। सस्ता कैसे पड़ेगा जी? तो मैं आपके सामने कुछ चीजें लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि महंगा क्या क्या हो रहा है, और इसीलिए मैंने कहा था कि नोटबुक निकाल लेना, क्योंकि बताने की चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। सर्विस सेक्टर महंगा हो रहा है। सर्विस सेक्टर का क्या मतलब है? सर्विस सेक्टर का मतलब है, पहले सर्विस सेक्टर जो लोग जानते हैं उनके लिए बता दूं कि 15% से सीधे 18% टैक्स हो गया है। पहले देश में 15% टैक्स होता था, अब 18% हो गया है, तो 3% तो सर्विस टैक्स बढ़ गया है। ये आप मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए। अब कैसे हुआ है, इसका आपकी जेब पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सर्विस होता क्या है? जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल का बिल देते हैं। अगर आपका 1000 रुपए का बिल आता था तो उस पर सर्विस टैक्स होता था 150 रुपए, अब क्योंकि 15% होता था, अब 180 रुपए होगा। एक सामान्य आदमी का 1000 रुपए का बिल होता है, आप सोचो 150 की जगह 180 रुपए बिल हो गया, 180 रुपए उसके ऊपर टैक्स हो गया। तो 1000 में पहले 150 रुपए टैक्स लगता था, अब 180 रुपए लगेगा। एक रिक्शे वाला भी, गरीब से गरीब आदमी भी 400 रुपए का अगर मोबाइल चार्ज कराने जाता है, महीने में 400 रुपए का तो कराता ही है, उसको पहले 60 रुपए लगते थे 15% पे, अब उस पर 72 रुपए लगेंगे। ये सस्ता हो रहा है क्या? थोड़ा सा और, क्योंकि हमेशा हर चीज को हम ऐसे नहीं सोच सकते 400 रुपए या 1000 रुपए के बिल पे। मैं एक सर्विस सेक्टर को समझाने के लिए आपको एक और बड़ी बात कहता हूँ। यहाँ भी बैठे हैं बहुत सारे लोग, आप भी बैठे होंगे, आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, किसी का 11th-12th में होगा। आप लोग सोच रहे होंगे हम अपने बच्चे को कोचिंग करा दें, कहीं बढ़िया इंस्टीट्यूट में कोचिंग करा दें, IIT की कोचिंग कर ले, VMC में जाके या फिर में या कहीं भी, इस तरह की बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, या और भी। अब मान लो आपके बच्चे की कोचिंग की फीस 1 लाख रुपए थी, तो उस 1 लाख रुपए की कोचिंग फीस पर अभी आपको 15% यानी कि 15,000 रुपए टैक्स देना था, अब आपको 18,000 रुपए टैक्स देना है। सीधा बढ़ गया ना? मतलब आप अपने बच्चे की पढ़ाई भी करना चाहें, उसकी कोचिंग भी कराना चाहें, तो अब वो कोचिंग तक महंगी हो गई, 3% महंगी हो गई। तो ये मोटे मोटे तौर पे सर्विस का मैंने बताया। अब सर्विस सेक्टर में तो ये भी मान रहे हैं सब कि हाँ जी सर्विस तो महंगी हुई है थोड़ी, कह रहे हैं लेकिन बाकी चीजें सस्ती हुई हैं। सर्विस का एक और एग्जांपल, मैंने बहुत सारी चीजें आज जब सीएम साहब ने कहा तो मैंने कई सारी चीजें नोट की थी यहाँ आप सबको बताने के लिए। एक सामान्य आदमी भी, नौजवान साथी इतने सारे हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी बहुत हैं और आपके आसपास खूब नौजवान साथी रहते हैं। 10-15 हज़ार की भी नौकरी लगती है, सबके मन में रहता है क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं, कभी भी कुछ खरीदना बेचना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड सेफ समझते हैं।
क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पे भी अब 15% की जगह 18% सर्विस चार्ज लगेगा। ये तो कह रहे थे कैशलेस करेंगे, जब आप कैशलेस करना चाहते हो तो 15% की जगह 18% आपको टैक्स देना पड़ेगा उस पर। एक सामान्य आदमी थोड़ी सी भी कमाई होती है तो सोचता है बीमा करा लेते हैं, सोचता है कि मम्मी पापा बीमार रहते हैं, कभी हारी वारी में जरूरत पड़ जाती है, नौकरी का कोई ज्यादा वो नहीं, कमाई ऊपर नीचे होती रहती है तो बीमा करा लेते हैं। बीमा पे भी सर्विस टैक्स लगता है। अब वो बीमा भी महंगा हो जाएगा, ट्यूशन फीस महंगी हो गई कोचिंग की, आपका मोबाइल बिल महंगा हो गया, आपका बीमा महंगा हो गया, आपके ये सब चीजें सर्विस से महंगी हो रही है। पर ये कह रहे हैं कई सामान सस्ते होंगे जी। अखबारों में, कई टीवी चैनल्स में ऐसा लग रहा है जैसे टैक्स तो बस खत्म ही हो गया, टैक्स खत्म करके सरकार नहीं चलेगी। सरकार ने कोई भंडारा नहीं खोला हमारे लिए, सरकार अपने खजाने भरने के लिए टैक्स लगाएगी। कोई भी टैक्स सरकार होगी टैक्स लगाएगी, अपने खजाना भरने के लिए लगाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे जनता पे खजाना लौटाने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार टैक्स लगा रही है। कैसे कैसे लगा रही है, क्या क्या चीजें महंगी हो रही हैं हमारी और आपकी जिंदगी में, क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, इसको खुद भी समझना जरूरी है और बाकी लोगों को बताना जरूरी है। जैसे हम एजुकेशन पे इतना काम करते हैं, मैंने खूब विरोध किया इन चीजों का। वहां पे स्कूल बैग है, आपके बच्चे का स्कूल बैग 5% टैक्स की जगह उस पर 18% टैक्स लगेगा। अच्छा लगेगा? सबसे हर माँ चाहती है, पिता चाहते हैं कि भाई बच्चे को एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा स्कूल बैग दिला दें। अब पहले 5% लगता था, 200 रुपए के स्कूल बैग पे 10 रुपए टैक्स देते थे, अब 18 रुपए लगेगा, 18% लगेगा उस पर। बच्चों स्कूल बैग तो छोड़िए, बच्चों की नोटबुक, ये जो नोटबुक है ना, ये जो ऐसी पेन कॉपी किताब वाली कॉपी, इस पे अभी दिल्ली में 0% टैक्स था, अब 12% टैक्स कर दिया इन्होंने। बच्चा ड्राइंग करता है ना, आपका बच्चा भी करता होगा घर में, छोटा छोटा बच्चा ड्राइंग करते हैं बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ड्राइंग बुक करते हो ना, ड्राइंग यूज करते हो, उस पे 0% से दिल्ली में 0% टैक्स था, अब 12% हो गया उसका। पढ़ाने के बाकी जो सामान होते हैं, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, ड्राइंग बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, इन पे पहले 5% होता था दिल्ली में, हमने 12% से 5% किया था, अब जीएसटी के रिजीम में बढ़ के वापस 12% हो गया इस पे। हमने इसको 5% किया था। आपकी रसोई में छोटे छोटे यूटेंसिल्स दिल्ली में 5% होता था, हमने 12% से घटा के 5% किया था, इन पे वापस 12% हो गया। घर में सामान्यतः जब हम खाना पीने की चीजें लेने जाते हैं, कई बार चटनी, अचार, सॉस वगैरह लेने जाते हैं, सॉस भी लेते हैं किराने की दुकान से बाजू से, उस पर 5% होता था, अब 12% हो गया। आपके सॉस पे, आपकी चटनी अचार पे। गरीब आदमी की चप्पल, दिल्ली में 500 रुपए से नीचे का कोई जूता चप्पल अगर होता था तो टैक्स फ्री था, उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, और उसके ऊपर 5% होता था, बहुत महंगे पे 12% होता था, अब 12% हो गया उस पर। गरीब आदमी 400 रुपए की, 200 रुपए की प्लास्टिक की चप्पल खरीदने वाला आदमी, आप सोचो कहाँ गरीब, कितना गरीब होगा, कैसा गरीब आदमी होगा। उस पर भी हम सोच रहे हैं अगर वो 400 रुपए की चप्पल खरीद रहा है तो उस पर 50 रुपए सरकार, 48 रुपए सरकार टैक्स लेगी। इसका काफी विरोध किया मैंने। होम्योपैथी की दवा 5% से 12% हो गई, 12% टैक्स बढ़ गया उस पर। घर में लाने वाली नमकीन 5% से 12% हो गए टैक्स में। ये जीएसटी में आजादी मिल रही है देश को, ये मिडनाइट ट्रिस्ट, समझ रहे हैं आप लोग? टॉयज बच्चों के दिल्ली में हमने 5% कर रखे थे, अब ये 12% 18% हो गए बच्चों के खिलौने। देखो बच्चों को भी लग रहा है हमारे लिए महंगी हो गई चीजें, सही सोच रहे हैं। चश्मा, आजकल वो नजर का चश्मा तो हर तीसरे आदमी को लगता है, बच्चों को पढ़ने में लग जाता है, मतलब छोटे छोटे से बच्चों को लग जाता है। 5% से 12% हो गए। आपका कभी मन करे किसी ढाबे पे खाना खाने चले जाओ, रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ, पहले 12% होता था टैक्स दिल्ली में, अब 18% हो गया उस पर। मतलब आपकी फैमिली आउटिंग वंस इन मंथ जो आप करते हो उस पर भी 12% से 18% हो गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं।
कुछ कंफ्यूजन भी दूर करूंगा मैं। ये आटा, दाल, चावल, गेहूं का, इन सब पे दिल्ली में टैक्स नहीं होता था। मतलब वैट से एग्जेम्पशन थी इनको, अब इन पे टैक्स लगा दिया है सारे खाने पीने की चीजों पे। अब कह क्या रहे हैं इसको समझिए। अब आ रहा हूं बिस्किट पे भी। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि साहब हमने तो जी ब्रांडेड पे लगाया है। अब ब्रांडेड का मतलब कोई राजधानी और शक्ति भोग ही थोड़ी है। 200 रुपए किलो का कोई आटा थोड़ी होता है। मतलब जिनको 200 रुपए किलो खाना है वो 200 रुपए किलो खाएं। और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं बात करूं तो। पर आपके बाजू में जो किराने की दुकान है, परचूने की दुकान है, उसमें जाके कभी देखो, उस पर अगर 10 तरह के पैकेट हैं आटे के, दाल के, चावल के, तो उसमें से 2-3 तो बड़े बड़े होते हैं जिनके नाम हम टीवी पे ऐड देखते रहते हैं, तो बाकी बहुत लोकल वाले होते हैं, वो भी ब्रांड्स हैं। उस पर लिखा होगा जैन स्टोर, मित्तल स्टोर, है ना। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी टीवी की ऐड वाली कंपनियों की, ये तो छोटे छोटे उनके भी, तो वो भी पैकेट में बेचता है। और आप भी जब दुकान पे जाते हो आप सोचते हो खुले में से लेने की जगह पैकेट में ले लेते हैं। अब वो जो अगर वो पैकेट है तो महंगा है, तो महंगा हो, उस पर टैक्स 5% टैक्स लगेगा। कभी टैक्स नहीं लगा। कपड़े पे गरीब आदमी के सूती कपड़ा, तो वैसे भी सूती खादी तो हमारे देश में माना जाता है, गांधी का देश है। गांधी जी ने सूती को तो रोजगार से जोड़ा था, आज भी रोजगार से जुड़ा हुआ है। हैंडमिल से लेके टेक्सटाइल तक, छोटे छोटे शहरों में पिलखुआ, सोनीपत, मेरठ, इन सब में जाने कितनी टेक्सटाइल है, वहां पे कितने लोगों को कॉटन इंडस्ट्री काम करती है। उन सब पर अब तक आजादी के इतिहास में पहली बार टैक्स लग रहा है। 5% टैक्स लग रहा है कॉटन के कपड़े पे। ये, और आपको याद होगा कि हमने शुरू में जब सरकार में आए थे पहली बार बजट में लगा दिया था। सारे कपड़ा व्यापारी आए, उन्होंने समझाया साहब ये तो गड़बड़ है। सवाल इसका नहीं है कि हम लोगों को टैक्स देना है कि नहीं देना, सवाल इस बात का है कि कॉटन का कपड़ा, लट्ठा जिसको भी बोलते हैं, ये सब तो आम आदमी की जरूरत की चीजों में है, वो जरूरी थोड़ी है। आप सोचो कि कोई आदमी ब्रांडेड शर्ट नहीं खरीद रहा जाके 1000-2000 रुपए की, वो सोच रहा है कि मेरी 500 रुपए की शर्ट है, मतलब मुझे तो 200 रुपए में कपड़ा ले लूं, 50 रुपए में, 80 रुपए में लोकल टेलर सिल देगा, 300 रुपए में सिलवा रहा है। उसको भी अब हम टैक्स के दायरे में ला रहे हैं सारी चीजों को। तो ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भंडारा भरने के लिए नहीं, अपना खजाना, भंडारा लुटा नहीं रहे, अपना खजाना भरने का सामान तैयार करा है। और मैं हमेशा बोला कि सरकारों को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा खजाना कैसे भरे, सरकारों को ये देखना चाहिए कि लोगों का काम धंधा कैसे चले। काम धंधा चलेगा तो टैक्स अपने आप आएगा। अगर हम ऐसी टैक्स की नीति बनाएंगे कि काम धंधा ही बंद हो जाए लोगों का। लो कॉस्ट बिस्किट्स गली में, नुक्कड़ में, हम भी कभी आपके पास घर में आते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, गली में एक छोटा सा 2 रुपए, 10 रुपए का, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट ले लेते हैं। 0% था उस पर, 12% टैक्स हो गया जीएसटी में। मार्बल, ग्रेनाइट, ये कहते हैं बड़ी लग्जरी आइटम है। सर जी लग्जरी आइटम तो हो सकती है वो, जब आप करोड़ रुपए का घर बनाते हो तो लग्जरी दिखती है। लेकिन अगर आदमी 5-7 लाख रुपए का घर बनाता है ना, तो उसकी भी इच्छा ही रहती है कि मैं अपने किचन में और वॉशरूम में, बाथरूम में टाइल लगवा लूं। बाकी जगह हमारी अफोर्ड नहीं कर रहा जी, हम तो सीमेंट की दीवारें करवा लेंगे, लेकिन वहां थोड़ा सा साफ सफाई ठीक से रह जाए, वॉशरूम, बाथरूम में और किचन में टाइल्स लगवाना चाहता है। अब उस पर भी 28% कर दिया। मतलब मैं 5% था दिल्ली में, 12% से घटा के हमने इसको 5% किया था, अब 28% कर दिया। आप सोचो इसका इकोनॉमिक्स समझिए। एक आम आदमी का जो 5-7-10 लाख रुपए का घर बनाता है, फ्लैट बनाता है, किसी तरह से मेहनत कर आके सोचता है, या कोई फ्लैट खरीदा, घर में रहता है, वो सोचता है यार थोड़े से पैसे आ गए, 15-20 हजार रुपए, अब की बार किचन ठीक करा लेते हैं, पति पत्नी में बातचीत होती है, अब की बार बाथरूम ठीक करा लेते हैं। इतना ही जुगाड़ होता है ना रोजाना की सैलरी में, महीने की सैलरी में। वो सोचता है चलो ऐसा करते हैं, किचन बाथरूम में टाइल लगवा लेते हैं ताकि तो थोड़ा साफ सफाई रहने लगे। अब वो 10,000 की अगर आप वो लगाओगे टाइल्स अपने घर में, तो आपको 2800 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। पहले 500 रुपए का टैक्स था दिल्ली में। तो
तो आपका बजट अब जो जिसका 10,000 में आपका काम चल रहा था, अब आपको 13,000 का बजट लेना पड़ेगा। तो ये चीजें मतलब घी हम कह सकते हैं भाई खाए ना खाए, लेकिन 0% से 5% करना। कपड़े धोने का साबुन 12% से 28% कर दिया, है ना। ये आपके बच्चे, हम लोग भी जाते हैं अपने अपने बच्चों को कई बार मार्केट से कोई जूस दिलवा देते हैं, फ्रूट जूस की कैन दिलवा देते हैं, करते हैं। ये कोई लग्जरियस चीज थोड़ी है आज की तारीख में। मतलब हम सोचे भाई बड़ी लग्जरियस चीजों पे टैक्स बढ़ेगा। जो ड्रिंक्स हैं ये 40% टैक्स होगा इनपे, फ्रूट जूस वगैरह एयरटेड ड्रिंक्स, मतलब उसमें जो कैंस वगैरह होते हैं। और पहले कितना था? हमारे यहाँ तो 12% से ऊपर किसी चीज पे था ही नहीं। दिल्ली में हमने 12% वाले बहुत सारी चीजें 5% कर दी थी, पर 12% से ऊपर हमारे यहाँ टैक्स नहीं था। 12% से 40% हो गया। और बहुत सारी ऐसी चीजें, गारमेंट्स का मैंने आपको बताया, होटल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल चले, दूसरे सेंस में सोचा जा सकते हैं। कुछ और चीजें मैंने आपके लिए नोट की थी। कुकर 5% से 12% हो गया, दिल्ली में 5% था अभी। और ये क्या करते हैं ना, जैसे गारमेंट के बारे में ये एक पिक्चर खोल रहे हैं साहब, एक्साइज भी तो था उस पे। अब जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा 2 रुपए इसको देने, मान लो आपको टैक्स देना है, 2 रुपए मुझे देने हैं, 2 रुपए इनको देने हैं, 2 रुपए इनको देने हैं। तो इतना सिंपल नहीं था। पहले मैं दिल्ली सरकार, मान लीजिए केंद्र सरकार, ये और एक डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट बैठते हैं। तो होता क्या था, मैं 20 लाख रुपए तक की इनकम है तो मेरे को टैक्स दोगे। अगर आपकी 20 लाख तक का कारोबार है, अगर 1.5 करोड़ का कारोबार है तब ये टैक्स लेंगे, नहीं तो ये नहीं लेंगे, फिर आपको 2% ही देना है। ये नहीं बता रहे। अब पूरे देश में हर एक कारोबारी 1.5 करोड़ वाला झंझट, अब 1.5 करोड़ वाला सीलिंग खत्म। सिर्फ 20 लाख रुपए तक का जिसका दुकान है, 20 लाख रुपए तक का जिसकी फैक्ट्री है, 20 लाख रुपए तक का जिसका कारोबार है साल का, उसको टैक्स देना पड़ेगा। पहले 1.5 करोड़ थी वो लिमिट, मतलब वैट तो देती थी, पर एक्साइज डिपार्टमेंट जो था भारत सरकार का, जिसको ये 2 रुपए कह रहे हैं ना, तो एक हिस्सा जो 2 रुपए वाला है वो तो 1.5 करोड़ से ऊपर वालों पे लिया जाता था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कार वालों के लिए ठीक है जी, पहले 2+2+2 होता था, अब 6 रुपए हो जाएगा। लेकिन कपड़े बनाने वाला कौन है जो 1.5 करोड़ रुपए से, बड़े बड़े ब्रांड्स को छोड़ दो, कपड़े बनाने वाला कौन है 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबारी? बहुत छोटे कारोबारी कपड़े बनाने का काम करते हैं। अब उनको सीधे इतना टैक्स देना पड़ेगा। आटे दाल का सौदा करने वाले 1.5 करोड़ से ऊपर के कितने व्यापारी हैं? तो ये जो छोटे और मझोले उद्योग वाले हैं, इनको बहुत नुकसान होगा। उस न सिर्फ उद्योग को बल्कि उन कंजम्पशंस पे टैक्स बढ़ रहा है। आयुर्वेदिक दवाइयों पे 5% था, ये तो बाद में 5% कर दिया, करिए लिस्ट में गलत लिखा है मेरे। छोटे से चीजें मैं जिनके लिए लड़ा, पर्स है आपकी जेब में रखा हुआ। अब जब आप कहते हैं ब्रीफ केस, तो लगता है कोई, अरे ब्रीफ केस तो बड़े बड़े लोगों को चाहिए। पर सर जी, लेडीज पर्स तो हर एक महिला को चाहिए, गले में लटका के चलती हैं। पर्स रखने के महिलाएं हस्बैंड बोले जैसे बात पुरुषों को नहीं चाहिए। पर्स तो जेब में हमारी सबकी रखा हुआ है। क्या गरीब से गरीब आदमी शायद 100 रुपए पड़े हों, उस पर भी 12.5 से 28% कर दिया। अब आप सोचो कि ये जो फॉर्मूला बताते हैं, नहीं सारे तरह के टैक्स मिलके तो कम होना चाहिए था, कैसे होगा जी? 1.5 करोड़ से ऊपर का कितने का कारोबार होता है? 1.5 करोड़ वालों पे 3 तरह के टैक्स लगते थे, उन तीनों को मिला के आप 28% करो तो ठीक है। 1.5 करोड़ से नीचे वाले जो 1 करोड़ का 50 लाख का बिजनेस करता है, वो तो बेचारा 5% 10% में देता था, और 28% पे कैसे होगा? तो ये मिथ क्रिएट करा जा रहा है। इसका अल्टीमेट नुकसान जो मिडिल लेवल व्यापारी है उसको, और मिडिल लेवल का कंज्यूमर है, गरीब आदमी को भी बहुत होगा, लेकिन मिडिल लेवल के कंज्यूमर को। इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिए। आपको अपने घर में पंखा खरीदना है, अंतिम एग्जांपल देके मैं बात खत्म करूंगा। आपको अपने घर में पंखा खरीदना है, आप जाते हो मार्केट में, अभी वो 12% था, अब 28% हो गया। आपको घर में रेनोवेशन करनी है, 3 पंखे लगाने हैं दिवाली पे, आप जाते हो 1-1 हज़ार रुपए के 3 पंखे चुनते हो, तो आपको
12% था। हाँ, तो अब करीब करीब 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3 पंखों पे। तो अब 3000 की चीज़ आपको 3600 रुपये में खरीदनी पड़ेगी, 3700-3800 रुपये में, 700-800 रुपये बढ़ गया आपके ऊपर। पंखे पे, घर के स्विचेस पे 28% टैक्स हो गया। ये कोई लग्जरी की चीज़ें हैं। हमने एक ही चीज़ कही थी, आखिर में मैं कहूँगा, जो मुझसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि मीटिंग्स में इस चीज़ का ध्यान रखें कि साहब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को नया करोगे, बड़े टैक्स रिफॉर्म का दावा कर रहे हो। हम ऐसे देखते हैं जैसे नया घर बना रहे हो आप। अब आप नया घर बना रहे हो तो बुनियाद भी उखाड़ डालो, नए सिरे से हिम्मत करके पूरा घर गिरा दो, बुनियाद गिरा दो, बढ़िया मकान बनाओ। मकान वही पुरानी ईंटों का, कच्ची पक्की ऊपर नीचे करके पुरानी बुनियाद पे रख दिया गया, उसका नुकसान देश को झेलना पड़ेगा। सीएम साहब ने कहा था कि एक टैक्स कर लीजिए 10%, और हम दावा करते हैं आज भी कर लें 5% में दिल्ली सरकार चल जाएगी और 5% केंद्र सरकार ले लेगी, और बाकी राज्य भी अगर ईमानदारी से करेंगे। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप मार्केट में गए 1000 रुपये की चीज़ लेने, अगर व्यापारी आपको कहेगा, दुकानदार आपको कहेगा 50 रुपये टैक्स देने, दूसरे आपको कहे भी 280 रुपये देने, 28% टैक्स लगेगा, आप 50 रुपये कहेगा तो आपका भी मन करेगा ठीक है टैक्स वाला ही बिल दे दे। अगर 280 रुपये टैक्स लगेगा तो आपको लगेगा यार बिना बिल के मिल सकता है क्या? आदमी यही पूछेगा यार बिना बिल के दे दे। तो ये सब काला बाजारी बढ़ेगी, ग्रे मार्केट बढ़ेगा, ऊपर से इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। इंस्पेक्टर कहेगा भाई चोरी से बेच लो, तो ये बढ़ेगा। हमने दिल्ली में 12.5% से 5% टैक्स घटा के किया, और दिल्ली से बढ़िया उदाहरण कहीं नहीं देखने को मिलता कि 32,000 करोड़ रुपए का टैक्स था, बजट था जब हम दिल्ली सरकार में आए थे। आपकी सरकार जब बनी थी 32,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज टैक्स घटा दिया, 12% से 5% कर दिया, बजट बढ़ के 48,000 करोड़ रुपए का हो गया। आप सोच के देखो, टैक्स कम करो, जनता ज्यादा टैक्स देती है, आप टैक्स बढ़ाओगे चोरी होती है टैक्स की, आपका इंस्पेक्टर राज बढ़ता है। आप देश में इंस्पेक्टर राज क्यों बढ़ाना चाहते हो? आप देश में टैक्स की चोरी क्यों बढ़ाना चाहते हो? जनता खुशी खुशी टैक्स देगी, आप कम करो, हर आदमी टैक्स देने लगेगा, कम से कम करते चले जाओगे तो जितना कम करोगे उतना ज्यादा लोग देने लगेंगे। बढ़ाओ मत, ले आओ 10%, 12% पे पूरा देश टैक्स देगा। आप 28% करोगे, बहुत मुश्किल से देगा, इतना कमाता नहीं है आदमी। तो ये सारी चीजें मुझे आपके बीच रखनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ। व्यापारियों के लिए क्या तकलीफें बढ़ गई? व्यापारियों की तकलीफें बढ़ गई कि एक तो उनको अभी कुछ तो शुरुआती प्रॉब्लम है, कह सकते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर और इन सब की, लेकिन रिटर्न कई तरह के फाइल करने पड़ेंगे उनको डिटेल्स कई तरह की रखनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा। और ऊपर से एक इन्होंने बताया कि इनपुट क्रेडिट मिलेगा। इनपुट क्रेडिट उसको मिलेगा जब पीछे ऐसे आदमी से सामान ले रहे हो जहाँ टैक्स दिया हो उसने, तब तो इनपुट क्रेडिट मिलेगा। जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, ये कह रहे हैं कि नहीं टैक्स महंगा हो गया, कोई बात नहीं, इनपुट क्रेडिट ले लेना। अब व्यापारी ने दही खरीदा था गाजीपुर से, दूध खरीदा था, उससे दही जमाया था रायता बनाने के लिए, कैसे अब उसको तो टैक्स नहीं देगा, वो तो टैक्स नहीं देता ना, तो इनपुट क्रेडिट कहाँ से मिलेगा? व्यापारी का काम तो जी, अब व्यापारी तो कर ही नहीं सकता, सीए करेगा, सीए को करना पड़ेगा। और सीए भी कितनी करेगा, कैसे करेगा? छोटे छोटे व्यापारी कहाँ तक हिसाब रखेंगे, इंटरनेट पे कितना हिसाब रखेंगे इन चीज़ों का? तो बहुत इश्यूज हैं। जीएसटी अच्छी कॉन्सेप्ट थी, आप सिंगल टैक्स सिस्टम कर देते, एक देश में एक टैक्स लागू होगा जी 10%, चलो 12% कर लेते, हम तो 5% में खुश थे, 6% हमें मिल जाता फिर 12% पे। लेकिन आप हिम्मत तो दिखाते लोएस्ट टैक्स रेट करने की और सिंगल टैक्स करने की, नीचे कर लाने की, हिम्मत ही नहीं दिखाई। व्यापारी अलग से परेशान है, उसको प्रॉब्लम क्या है? जिन चीज़ों पे अभी 0% टैक्स लगता था, कपड़े पे, खाने पे, अनाज पे, इन सब चीज़ों पे जो चीज़ें मैंने बताई, अब उन पे 5% से 12%, 18% टैक्स हो गया। कैसे करेगा? जो आदमी उसके पास ग्राहक आता था, पहले जो चीज़ वो 100 रुपये में बेचता था, अब वो उसको कहेगा नहीं भाई 105 रुपये में दे दे। व्यापारी को अपनी जेब से नीचे भी करना पड़ सकता है। ये प्रॉब्लम्स हैं व्यापारी को। और रियल एस्टेट वगैरह। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे सीएम साहब ने भी कहा था, दुनिया में बहुत सारे देशों में जीएसटी लागू हो गया है और 50 साल पहले भी लागू हो गया था। वो तो नया टैक्स सोच रहे होंगे, हो सकता है वहाँ देश में जाओगे तो 161वां देश है भारत जीएसटी लागू करने वाला, और हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं
जिसने रियल एस्टेट शराब और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल तो स्टेट्स को टैक्स आता है इसलिए है, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब रियल एस्टेट में, पेट्रोल में एक्चुअली काला कारोबार नहीं है। पेट्रोल इधर रहे उधर रहे, जनता को टैक्स देना है। मतलब पेट्रोल खरीदना है तो आप जीएसटी दो या वैट दो, जनता देती है। लेकिन रियल एस्टेट और शराब में क्यों? क्योंकि इसमें काला धन लगा हुआ है, नेताओं का काला धन लगा हुआ है, अफसरों का, बहुत बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े रैकेटियर्स का काला धन लगा हुआ है, बड़े बड़े ऐसे मुनाफाखोरों का काला धन लगा हुआ है। इस रियल एस्टेट को बाहर रखा गया। रियल एस्टेट को बाहर रखने की साजिश है। मैं सारे राज्यों में अकेला फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने बार बार कहा कि साहब जीएसटी को दायरे में, रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लेकर आइए, नहीं लाए। मैंने चिट्ठी तक लिखी, सारे राज्यों के मंत्रियों को लिखी, बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, फाइनेंस मिनिस्टर्स को, कि साहब ये हमारा दुनिया में मजाक बनेगा कि तुम लोग जीएसटी लेके आए हो और तुम लोग ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए रियल एस्टेट के कारोबार को जीएसटी में नहीं ला रहे। कैसा जीएसटी है? शराब के कारोबार को जीएसटी में नहीं ला रहे, मजाक बनेगा हमारा। सारे मंत्रियों ने एक सिरे से, वहां पे जितने राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे थे, किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं जी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकी पार्टियों के नेताओं के कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में काले कारोबार, उनके नहीं होंगे तो उनकी पार्टियों के मुखियाओं के होंगे, किसी और के होंगे। हमने कहा दबके, क्योंकि हमारा ना रियल एस्टेट है ना हमारा ब्लैक मनी। तो शराब का भी यही, क्योंकि वहां लगेगा ना, तब पता चलेगा। अभी अब उसका फायदा क्या होगा, मैं 1 मिनट में फायदा बताता हूँ। जैसे आज की तारीख में अभी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है, या नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इतने सारे, गुड़गांव में इतने सारे फ्लैट बनते हैं। दिल्ली में किसके नाम से फ्लैट है, किसके नाम से कोठी है, किसके नाम से प्लॉट है, इसका हिसाब किताब दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार्स के पास रहता है। गुड़गांव में किसके पास है, उसका गुड़गांव में रहता है। गाजियाबाद में जिसके पास है, गाजियाबाद में रहता है। अगर जीएसटी में आ जाता तो सारा ऑनलाइन कारोबार में पकड़ा जाता, किस किस के नाम कहाँ सब पकड़े जाते, सारी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती। इसलिए रियल एस्टेट को बाहर रखा गया। इसका और भी फायदे थे रियल एस्टेट को लाने के। ब्लैक मनी की अकाउंटिंग होने लगती, बताओ भाई कहाँ से लाया, किसने खरीदा, कितना खरीदा, लेकिन पकड़ा जाता। फिर आज की तारीख में अगर मेरे को देखना हो कि जिन लोगों, जो बहुत काला कारनामा करने वाले लोग हैं, उनके दिल्ली में कितने फ्लैट हैं, तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा ऑनलाइन। फिर भी चलो अपना दिल्ली का तो निकाल भी लेंगे, गाजियाबाद में किसी का, नोएडा में किसी का, तो वहां से निकलवाना पड़ेगा, हरियाणा में किसी का, वहां से निकलवाना पड़ेगा, मुंबई में फिर किसी का, वहां से निकलवाना पड़ेगा, और संभव ही नहीं है पता। लेकिन जीएसटी में आते ही तो सबका इकट्ठा सामने आ जाता, सारा काला चिट्ठा सामने आ जाता। ये इसीलिए इसको बाहर रखा गया। तो ये एक मजाक किया गया है काले कारनामों को बचाने के लिए। नेताओं के तो ब्लैक मनी वहां लगता है ना, आम आदमी 100 रुपए टैक्स के बचा लेगा, उसमें प्रॉब्लम है। करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए ये लोग उसमें गवा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। तो बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल भाषा में मनीष जी ने समझाया सारा जीएसटी का पेज जो है। अब एक चीज़ है कि मीडिया इसको नहीं दिखा पाएगा, सच्चाई को। मीडिया की मजबूरी है, उन्होंने भी बेचारों ने धंधा करना है, तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप, मैं देख रहा था बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो इसको रिकॉर्डिंग को कहीं यूट्यूब वगैरह पे डाल के, इसको मनीष जी ने अभी जो पूरा समझाया, इसको व्हाट्सएप पे खूब शेयर करना, ताकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने को मीडिया पे ज़्यादा निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को इसकी सच्चाई पता चलनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। इसकी रिकॉर्डिंग तो फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। अच्छा, आपके फेसबुक पे मिल हाँ। दूसरा, शायद आपने व्यापारियों की सुविधा के लिए भी कुछ उनको मदद, दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाए कि व्यापारियों को किसी भी तरह की अगर दिक्कत आती है इसके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह को लेके, तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो उसमें पूरी, हमारा जो जीएसटी का या अभी तो वैट का जो ऑफिस था आईटीओ पे, वहीं से जीएसटी का भी काम चलेगा हमारा दिल्ली का। तो वहाँ पे किसी भी, हमने फ्रंट डेस्क बनाया है। मान लो कोई फ़ोन नहीं उठे, कई बार होता है जी हेल्पलाइन बनाई, फ़ोन नहीं उठता, ईमेल भेजा, जवाब नहीं मिलता। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अपना कोई आदमी भेज दीजिए, नीचे ही रिसेप्शन पे पास बनवा के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फ्रंट डेस्क हम उसको बोलते हैं। फ्रंट डेस्क पे जीएसटी के ऑफिसर्स बैठ रहे हैं वहाँ पे आपकी मदद करने के लिए, किसी भी व्यापारी को कोई प्रॉब्लम हो। हम छोटे छोटे मार्केट्स में जाके 50-60 ट्रेनिंग्स कर चुके हैं और भी कर रहे हैं।
एकदम लोकल मार्केट्स में जा के छोटे छोटे दुकानदारों की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ताकि उनको कोई इंस्पेक्टर पकड़े ना आके। और इसमें अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आधे इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आएंगे, ये जीएसटी में इन्होंने ये किया है। तो अब हम अपने इंस्पेक्टर्स को तो कह सकते हैं साहब खबरदार अगर किसी ने रिश्वत मांगी तो, पर सेंट्रल और या किसी व्यापारी को परेशान किया, पर सेंट्रल गवर्नमेंट वालों की भी अथॉरिटी बनेगी, तो उसको अभी समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे करते हैं। उम्मीद है कि वो भी दिल्ली में किसी को हिम्मत नहीं करेंगे पैसे मांगने की या किसी को परेशान करने की, पर फिर भी किसी को कोई परेशान कर रहा हो, किसी को कोई परेशानी हो, हम ट्रेनिंग भी करवाएंगे। आप कभी भी आके पूछिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं को भिजवा दूंगा, अपने सारे साथियों को। यहाँ दिल्ली सरकार के जो हमारे जीएसटी के हेल्पलाइन नंबर से, मेरे पास अभी ऑफलाइन नहीं है, वो भी मैं भिजवा दूंगा पूरी डिटेल्स। और आईटीओ पे दफ्तर है, वहाँ पे आ जाएं। हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं सारी। हमने जितनी भी एसोसिएशंस हैं ट्रेडर्स की, CII है, फिक्की है, इस तरह की PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनके साथ भी टाई अप किए हुए हैं, इनके साथ भी मिलकर कॉल सेंटर्स खोले हुए हैं, ताकि उनके भी एक्सपर्ट मदद कर सकें। बहुत अच्छे। तो अब आप सबको अपने अपने सर्कल में भी बताइएगा और इसको खूब शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है आज का ये सेशन बहुत ही यूज़फुल रहा पूरा GST के बारे में जानने के लिए। जय हिंद।